हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना डॉक्टर देवेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे। हम एक बहुत ही बड़ी महामारी पेंडेमिक कोविड-19 से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ मैं अपना कोरोना के ऊपर। एक कोरोना के बारे में आपको बताया था कि कोरोना का जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिया था। जो दूसरी वीडियो थी उसमें ये बताया गया था कि कोरोना किस तरीके से ट्रांसमिट होता है और कोरोना की टेस्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। दोस्तों, मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम ये जानेंगे कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीनेशन क्या है और 3 तरह की जो वैक्सीन अभी फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। क्योंकि अभी सोसाइटी में सभी लोग ये पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये जो वैक्सीन आई है ये किस तरीके से वर्क करती है, क्या इसका फंक्शन है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो मैं एक छोटी वीडियो में आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं बिल्कुल सिंपल वे में ये चीजें आपको समझाऊंगा कि मोड ऑफ एक्शन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी हर तरह की टर्मिनोलॉजी को हर आदमी समझे। तो ये मेन जो वीडियो है उनके लिए है कि जो नहीं जानते हैं इम्यूनिटी के बारे में या वैक्सीन किस तरीके से बनती है उसके बारे में। तो थोड़ी एक बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसको एक वीडियो तैयार की है, तो आप इसको देखिए। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उसको कमेंट में नीचे जाकर पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर उसमें है, आप उसमें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस वीडियो को इम्यूनिटी से, क्योंकि ये इम्यूनिटी पूरा का पूरा एक वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम इसको एकदम ऐसे नहीं समझ सकते कि 15-20 मिनट की वीडियो में हम सारी इम्यूनिटी या इम्यूनोलॉजी को समझ लें। तो मैं छोटा सा एक ओवरव्यू इसमें देना चाहूंगा कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है और वैक्सीन क्या है। दोस्तों, तो सबसे पहले इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्म्ड बाय द इम्यून सिस्टम। इट मीन्स कि जैसे इसको हम एक सिंपल वे में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हम हमारा जो पूरा का पूरा जो कंट्री है, हम उसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करते हैं। उसके लिए हमारे पास कमांडोज हैं, सब चीज है, आपके पास पूरा एक डिफेंस सिस्टम है। इसी तरीके से हमारी जो पूरी बॉडी है वो भी एक पूरा डिफेंस सिस्टम तैयार करके रखा हुआ है। तो जो डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी तैयार करती है, किसके लिए तैयार करती है? जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी डिजीज कर सकते हैं, जो बाहर से कोई भी पार्टिकल अगर अंदर आ रहा है, अनवांटेड पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है और हमें वो डिजीज कॉज कर सकता है, तो वही पार्टिकल हमारा जो है क्या कहलाएगा? एंटीजन कहलाता है बेसिकली। तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है कि कुछ चीज डेवलप करती है, कुछ प्रोटीन्स डेवलप करती है बेसिकली, जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। तो एक हमारा अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकते हैं, फंगल स्पोर्स हो सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी भी डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करके रखती है। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को ही हम क्या बोलते हैं? आपका इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी है हमारे पास 2 तरह की इम्यूनिटी है दोस्तों। पहली इम्यूनिटी है इनेट इम्यूनिटी और सेकंड वन इम्यूनिटी है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो पहली इम्यूनिटी है मैं बात कर रहा हूं, इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ हमें मिलती है। ये नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कोई वायरस आ रहा है उसी के अगेंस्ट ही काम करेगी, या कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया ही आ रहा है उसके अगेंस्ट काम करेगी, नहीं। ये हमें बाय बर्थ मिली है। और इसमें अगर आप समझें, ये 2-3 तरह की हैं, जैसे कि मैं कहूं फिजिकल, जैसे कि फिजियोलॉजिकल, केमिकल, इस तरीके से इम्यूनिटी है। तो फिजिकल की अगर बात करें, जैसे इम्यूनिटी के बारे में, इनेट इम्यूनिटी के बारे में, जो हमें बाय बर्थ मिली है और नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नहीं है, किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। जैसे मैं फिजिकल की बात करूं कि इनेट इम्यूनिटी में सबसे पहले हमारे पास इसमें आपका फिजिकल, तो फिजिकल की अगर बात करेंगे, फिजिकल में मैं एग्जांपल अगर लूं, जैसे हमारा नोज है, नोज में हेयर्स हैं, वो उसी में आएंगे। कोई बाहर से कोई भी पार्टिकल्स आ रहा है तो वो सबसे पहले क्या करता है कि जो नोज में हमारे हेयर्स हैं वो उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे। स्किन है हमारी, स्किन के ऊपर भी इस तरीके से स्किन हमारी कुछ केमिकल सीक्रेट करती है कि बाहर से आने वाला कोई भी जो एंटीजन है वो अंदर ना जा सके। तो ये एक आपका फिजिकल इम्यूनिटी में आएगा, फिजिकल इनेट इम्यूनिटी में आएगा। इसी के बाद फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी में हमारा जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे अंदर
आपका HCl सिक्रेट होता है, जो ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स होती हैं वो सिक्रेट करती है। अगर बाहर से बैक्टीरिया, वायरस या फंगल स्पोर अंदर आ जाते हैं तो वहां से HCl उसको हटाने का काम करता है। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी में आ गई। दूसरी जो इम्यूनिटी है दोस्तों हमारे पास, दैट वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ हमारे अंदर डेवलप होती है, ठीक है, स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब ये कि एक पर्टिकुलर कोई वायरस होगा, एक पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया होगा, उसके अगेंस्ट ये स्पेसिफिक होगी, उसी के अगेंस्ट ये वर्क करेगी। जैसे अब बैक्टीरिया भी कई तरह के हैं, तो अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज तैयार होंगी, तो वो ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। दूसरा, इसकी एक खास बात है हमारे इम्यून सिस्टम की, सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्निशन भी करती है। सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्निशन का मतलब ये कि हमारे अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी कई पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो बनती रहती हैं, तो उनके अगेंस्ट वर्क नहीं करेंगे, वो पहचानती हैं कि ये अपना है। और जो बाहर से पार्टिकल आया है, कोई भी प्रोटीन पार्टिकल या वायरस, बैक्टीरिया, तो वो उसको भी पहचानती है कि ये हमारा नहीं है, इसके ऊपर हमें अटैक करना है, ठीक है। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम दो चीज समझ के चलो कि हमारे पास दो तरह के सिपाही हैं, क्योंकि मुझे आपको बहुत सिंपल वे में समझाना है। तो दो तरह के सिपाही हैं, एक टी सेल है और एक बी सेल है। ये लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। बेसिकली ये हमारी जो WBC है, ल्यूकोसाइट्स है, वहां से एक तरीके से बने। तो टी सेल और बी सेल हमारे पास दो मजबूत सिपाही हैं हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमारा डिफेंस सिस्टम देख रहे हैं। तो टी सेल और बी सेल, दोनों की दोनों, टीबी और बीबी, दोनों ही बोन मैरो में बनती हैं, हमारी बोन मैरो में बनेगी। बट जो टी सेल है वो बनने के बाद बोन मैरो में हमारी थाइमस जो ग्लैंड है, जो कि हमारी चेस्ट में यहाँ पे प्रेजेंट होती है, चेस्ट में यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे मैच्योर होगी। बनी कहां पे है? दोनों की दोनों ही बोन मैरो में बनती है, बट टी सेल मैच्योर होने के लिए थाइमस में आएगी। जब थाइमस में आएगी वहां पे मैच्योरेशन होगा इनका। बी सेल बनेगी बोन मैरो में ही, पर इनका मैच्योरेशन बोन मैरो में ही होगा, बनेगी भी वहीं पे और इनका मैच्योरेशन भी वहीं पे होगा। तो दोनों की दोनों सेल्स हमारी बनी कहां पे है? हमारी बोन मैरो में बनी है, बट मैच्योरेशन बी सेल का बोन मैरो में ही हुआ और टी सेल का थाइमस में हुआ। अब देखो दोस्तों, ये जो दो मैंने आपको सिपाही बताए हैं कि टी सेल और बी सेल मजबूत सिपाही हैं हमारे, होता क्या है? देखो टी सेल जो है वो कितनी तरह की है, टी किलर या टी साइटोटॉक्सिक, ये टी सप्रेसर, टी हेल्पर और टी मेमोरी, चार तरह की सेल है। जो टी सेल है, जैसे ही कोई पार्टिकल बाहर से अंदर की तरफ एंट्री किया, मान लीजिए ये एंटीजन है, ये एंटीजन मींस बाहर से कोई भी अनवांटेड पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया, फंगल स्पोर अगर अंदर एंट्री कर रहा है, तो सबसे पहले इस पे जो TC मतलब कि साइटोटॉक्सिक सेल या टी किलर सेल है, टी किलर सेल आएगी और उसके ऊपर अटैक करेगी, एकदम उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देगी, ठीक है। टी सप्रेसर सेल क्या करेगी? ये जब इसको फिनिश कर चुका होगा, उसके ऊपर अटैक किया, ये तो एक तरीके से आपका डिफेंस देख रहा है, तो ये इसको जैसे फिनिश करेगा, टी सप्रेसर इसको रोकेगी कि भाई वो फिनिश हो चुका है, अब आप रुक जाइए, ठीक है। दूसरा, टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल क्या करती है? टी हेल्पर सेल टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को भी कहती है कि भाई कोई आया है बाहर से, अनवांटेड पार्टिकल है, इसको यहां से रिमूव करो। और दूसरा काम करती है कि ये टी हेल्पर सेल बी सेल के पास जाती है और बी सेल को बोलती है कि भाई इस तरह का कुछ डेवलप करो कि जिससे ये मरे, जो बाहर से अनवांटेड पार्टिकल आया वो क्या है? वो बनता है एंटीबॉडी। तो जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडी बनाएंगी। इसी तरह फिर टी मेमोरी सेल में ये उसकी मेमोरी डेवलप करके रख लेती है उसके अगेंस्ट कि भाई किस तरह का पार्टिकल बाहर से आया था। तो टी सेल में हमारी ये हुई। बी सेल में हमारे पास दो चीज बनती हैं, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लाज्मा सेल्स है यही हमारी एंटीबॉडी बनाती है। प्लाज्मा सेल हमारी एंटीबॉडीज बनाती है। तो जो प्लाज्मा सेल्स हैं एंटीबॉडी बना रही हैं, किसके अगेंस्ट बना रही हैं? जो बाहर से पार्टिकल आया है। और मेमोरी सेल ये मेमोरी के रूप में उसको रख लेंगे, अपने पास रख लेंगे कि किस तरह का पार्टिकल आया है। जब पहली बार इसने अटैक किया तो उसको समझने में, सोचने समझने में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, इसको टाइम लगता है। बट जब ये दूसरी बार आएगा, यही पार्टिकल अगर दूसरी बार हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, अब इसके पास मेमोरी इसकी डेवलप हो चुकी है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है, अब उसको टाइम नहीं लगेगा। जैसे मान लिया कोरोना वायरस ही है, अगर वो अंदर एंट्री कर रहा है, एंटीबॉडीज बन गई तो बहुत टाइम लगा इसको समझने में, इसको देखने में। बट अगर वो अगेन हमें
अगर अगेन वो आएगा तो मेमोरीज के खिलाफ डेवलप हो चुकी है और एंटीबॉडीज भी बन चुकी है, तो अब डेवलप होने में एंटीबॉडीज को टाइम नहीं लगेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये पहले भी हमारे ऊपर अटैक कर चुका है। तो दोस्तों मैंने ये सिंपल से आपको बताया है इम्यूनोलॉजी के बारे में, क्योंकि इम्यूनोलॉजी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसको समझने के लिए हमें कम से कम बहुत क्लासेस आपको लेनी होगी, पर मैंने फिर भी थोड़ा सिंपल वे में आपको बताया। तो ध्यान रखना है कि हमारे पास ये दो तरह की मजबूत सिपाही हैं, टी सेल है और बी सेल है, और टी सेल और बी सेल में से जो बी सेल है ये एंटीबॉडी भी बना रहा है और मेमोरी भी डेवलप करके रख रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी इसकी, ये हमें सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्निशन करता है कि हमारी वाली जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे अंदर जो प्रोटीन्स हैं, ये हमारे इसके अगेंस्ट हमें काम नहीं करना है। कभी कभी हमारी बॉडी हमारे जो पार्टिकल्स हैं या प्रोटीन्स हमारे हैं उन्हीं के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है, अपने ऑर्गन्स के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देती है, उसे ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं। तो अभी इसकी बात हम नहीं करेंगे। तो बी सेल में जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज हमारी बनाती हैं। ये एंटीबॉडीज जो होती हैं ये वाई शेप की होती हैं दोस्तों, इनकी जो शेप है इस तरह की है, वाई शेप की, पूरी डिफरेंट तरह की एंटीबॉडी है। और मैंने बताया है कि स्पेसिफिक है अलग अलग वायरस के लिए, अलग अलग बैक्टीरिया के लिए, अलग अलग फंगल स्पोर के लिए, ये अलग अलग ही एंटीबॉडीज हमारी बनती है। ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता कि एक के अगेंस्ट सभी के अगेंस्ट एक ही एंटीबॉडी बन रही है, फिर तो एक बार वैक्सीनेशन कर दिया, फिर किसी की जरूरत ही नहीं है अलग अलग एंटीबॉडीज बनाने की। तो ये सब स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर एक के लिए अलग ही बनेगी आपकी बॉडी में। तो दोस्तों ये जो बताया मैंने, ये सिंपल आपको इम्यूनिटी के बारे में बताया। तो अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, फिर वैक्सीन क्या है? वैक्सीन है मेडिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी टू ए पर्टिकुलर एंटीजन या डिजीज। तो जो डिजीज एक पर्टिकुलर हमें हो रही है उसके अगेंस्ट हम एक मेडिकल प्रिपरेशन तैयार कर रहे हैं। मेडिकल प्रिपरेशन जो हम तैयार कर रहे हैं ये वही पर्टिकुलर जो मान लिया बैक्टीरिया है या पर्टिकुलर वायरस है या पर्टिकुलर फंगल स्पोर्स है, कुछ भी है, उन्हीं के अगेंस्ट हम तैयार करते हैं। तो वैक्सीन जो तैयार की गई है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी को बनाने के लिए ये तैयार की गई है। तो वैक्सीन में होगा क्या? फिर वैक्सीन में जैसे मान लिया हम कोरोना की वैक्सीन बनाते तो उसमें कोरोना का ही पार्टिकल होगा या कोरोना का ही पूरा वायरस भी यूज कर सकते हैं। इस वैक्सीन में हम इसको होल वैक्सीन में पूरा का पूरा जो पार्टिकल है उसको होल यूज कर सकते हैं, पूरा यूज कर सकते हैं, या इसका कोई पार्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड उसका यूज कर लिया, इसका प्रोटीन वाला पार्ट यूज कर लिया, इस तरीके से हम उसको यूज करेंगे। तो वैक्सीन में हम वही पार्टिकल या वही एंटीजन हम यूज करते हैं जिसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज बनानी है। तो सिंपल ये वैक्सीन हुआ। तो वैक्सीनेशन क्या हुआ? ये वैक्सीन जब हम किसी ह्यूमन बीइंग में उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग में उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? वैक्सीनेशन। तो सिंपल दोस्तों जो वैक्सीन है, फिलहाल हम कोरोना वायरस की ही बात कर रहे हैं, तो जो वैक्सीन है अभी फिलहाल 3 वैक्सीन हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज कोवैक्सीन, सेकंड वन इज कोविशील्ड, थर्ड वन इज स्पुतनिक वी। तो हम तीनों वैक्सीन के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से वैक्सीन बनी है और क्या इनका मोड ऑफ एक्शन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों कोवैक्सीन से। वैक्सीन जो बनी है वो पूरी इंडिया में बनी है, तो ये इंडिया बेस्ड है, हमारे ही देश में बनी है, इंडिया में। और इसका जो कॉमन नेम है वो है BBV152। BB फॉर है भारत बायोटेक, V फॉर वैक्सीन, दैट इज कोड नेम। सो कोवैक्सीन पूरी तरीके से इंडिया में बनी है। दूसरा किसने बनाई है? भारत बायोटेक, इंडिया बेस्ड कंपनी है भारत बायोटेक, हैदराबाद में है। और ये जो कंपनी है भारत बायोटेक, सबसे पहले इन्हीं को परमिशन मिली वैक्सीन बनाने के लिए, और भारत बायोटेक ने इसका कोड नेम BBV152 रखा। और ये वही कंपनी है हैदराबाद की भारत बायोटेक जिन्होंने सब पहले भी H1N1 के लिए, रोटा वायरस के लिए और जीका वायरस के लिए वैक्सीन बना ली है। ये पहले बना चुके हैं वैक्सीन इसकी, ठीक है। और इसने भारत बायोटेक ने जो कोवैक्सीन बनाई है कोरोना वायरस के लिए, ये खुद नहीं बनाई, ये जो बनाई है वो कोलैबोरेशन में बनाई है। किसके कोलैबोरेशन में बनाई है? फर्स्ट है NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे में है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो NIV और ICMR के कोलैबोरेशन के साथ मिलके भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इसने कोवैक्सीन को बनाया। सबसे पहली चीज ये, जिसका कोड वर्ड है BBV152। दूसरी चीज,
ये वैक्सीन पूरी तरीके से इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है दोस्तों। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब ये है कि इस वैक्सीन में जो यूज किया गया है वो कोरोना वायरस यूज किया गया है, पूरा का पूरा कोरोना वायरस ही यूज किया गया है, बट इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। इनएक्टिवेटेड फॉर्म या एटेन्यूएटेड फॉर्म, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं अगर आपको समझना है कि हिंदी में अगर एक बार हम यूज करते हैं वर्ड अधमरा, कि जिसको मान लिया एक पूरा पहलवान है, उसको अगर अखाड़े में आप भेजोगे वो तो चित कर देगा लोगों को, बट अगर उसको पीट के बहुत बुरी तरह पीट के अगर आप अखाड़े में भेज रहे तो कोई भी बच्चा भी उसको पीट लेगा, तो अधमरा हो गया वो। तो इसको हम क्या करते हैं, जो कोरोना वायरस था उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कर दिया या एटेन्यूएटेड फॉर्म में कर दिया, उसको अधमरा करके शरीर के अंदर डालते हैं। तो पूरा का पूरा जो कोरोना वायरस है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में वो इस वैक्सीन में यूज किया गया है, इसलिए टोटली क्या है आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आपकी है। इसको इनएक्टिवेटेड किया किस तरीके से जाता है, इनएक्टिवेटेड कर सकते हैं, हीट से कर सकते हैं, केमिकल से कर सकते हैं और रेडिएशन से इसको कर सकते हैं। इस वैक्सीन को अप्रूव किया डीसीजीआई ने 3 जनवरी 2021 को, तो अप्रूव्ड वैक्सीन है। दूसरी चीज, अब देखो ये वर्क कैसे करेगी, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो कैसे होगा। तो सिंपल सी बात पहले हम समझ चुके कि कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है, इंडिया बेस्ड है पूरा, और किनके साथ मिलकर बनाई है, एनआईवी और आईसीएमआर के साथ मिलकर बनाई है। क्या यूज किया है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पूरा कोरोना वायरस हमने इसमें यूज किया है। तो अब देखते हैं मोड ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले जो कोरोना वायरस है उसको हमने इनएक्टिवेट कर लिया। इनएक्टिवेट मैंने आपको बताया हीट से, केमिकल से, रेडिएशन से हम इसको कर सकते हैं। फिर इसकी जो वैक्सीन बनी है, ये कोवैक्सीन बनी है, इसके अंदर ये वैक्सीन है, तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। इसको इंट्रामस्कुलर, जो भी वैक्सीन है इसको इंट्रामस्कुलर आपका अपर आर्म में इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। तो ये अंदर एंट्री कर गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एंट्री कर गया, ये वायरस जो वैक्सीन में था, बट ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में वायरस था। ठीक है, जैसे ही अभी मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको इम्यूनोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर टी सेल थी, डी सेल थी, दो मजबूत आपके सिपाही थे। तो उसमें सबसे पहले टी साइटोटॉक्सिक मैंने आपको बताया था आती है। तो टी साइटोटॉक्सिक सेल सबसे पहले इसके पास आएंगी, भाई कोई बाहर से अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर आ चुका है, तो वो आएगी, वो उसको किल करने का प्रयास करेगी। यहीं पे टी हेल्पर सेल मैंने आपको बताई थी, ये टी हेल्पर सेल जाएंगी बी के पास, बी सेल के, और इस बी सेल को बोलेंगी कि भाई बाहर से कोई अनवांटेड पार्टिकल आया है, इसके अगेंस्ट प्रोटीन बनाओ, एंटीबॉडीज बनाओ इसके अगेंस्ट। ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, ये भी कुछ नहीं कर सकता है, रेप्लिकेशन भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बी सेल में भी मैंने आपको दो बताई थी कि एक प्लाज्मा थी, ठीक है, और दूसरी थी मेमोरी। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। और ये जो मेमोरी सेल है ये इसकी एक मेमोरी लेके रख लेगी कि किस तरह का पार्टिकल बाहर से आया है, इसकी शेप कैसी है, ये किस तरह का है। तो मेमोरी फर्स्ट जो डोज आपको लगी है पहली बार इसने अंदर एंट्री की है, तो ये मेमोरी बना के बी सेल्स इसकी अपने पास स्टोर करके रख लेंगे। जब ये नेक्स्ट टाइम आए, या तो सेकंड डोज आए इसकी, या फिर कोरोना वायरस ही आपके अंदर एंट्री कर रहा है दोबारा से, तो उसको पता है तो इसकी शेप क्या है। ठीक है, अभी तो आपने इनएक्टिवेटेड फॉर्म में डाला है, बट अगर एक्टिव फॉर्म में आपके बॉडी में एंट्री कर रहा है, तो ये जो बी सेल्स हैं पहले ही एंटीबॉडीज बना चुकी हैं, ये इसके ऊपर एकदम जाकर अटैक करेंगी। ये और दूसरा कौन कराएगा, जो जल्दी और कौन एंटीबॉडीज बनवाएगा, जो मेमोरी सेल्स हैं, उन्हें पहले ही पता है, इसकी स्ट्रक्चर को पहले ही अपने अंदर स्टोर करके, मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख चुकी है। तो सिंपल है इसका मोड ऑफ एक्शन कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हमने अपने अंदर डाला, उसकी एंटीबॉडीज हमने बना के ये रख ली, फर्स्ट डोज में इस तरीके से रख ली। या सेकंड टाइम में, या हमारे कोरोना वायरस पहले हमारे पास बन गई है इसकी एंटीबॉडी, सेकंड टाइम अगर कोरोना वायरस में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो मेमोरी सेल के पास इसकी स्ट्रक्चर पहले से, वो फिर देखेगा कि भाई ये दोबारा वही पार्टिकल आ गया, तो एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है कुछ, ये एकदम इससे एंटीबॉडीज बनाने का के लिए बोलेगा कि भाई एंटीबॉडीज बनाओ, ये वही पार्टिकल दोबारा आ चुका है। तो मोड ऑफ एक्शन इसका सिंपल। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। इसकी 2 डोज लगती हैं। पहली डोज जैसे आपने 0 डे पे ली, फर्स्ट डे ली, तो सेकंड जो डोज लोगे वो लोगे 4 to 6 वीक, आफ्टर 4 to 6 वीक, 4 या 6 हफ्ते के बाद आपको उसकी दूसरी डोज लेनी है। दूसरा, इसकी जो दोनों डोज है उसमें सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंट नहीं है। जो पहली डोज में आपको मिल रहा है, सेकंड डोज में भी सेम चीज आपको मिलने वाली है,
वही मिलेगा, कोई अलग फॉर्मूला उसमें नहीं यूज किया, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ही कोरोना वायरस आपके अंदर एंट्री कराई जाएगी। एफिकेसी 81% है इसकी। एफिकेसी का मतलब होता है कि आपके अंदर जाने के बाद ये कितने दिन में एंटीबॉडीज बना रहा है, कितनी एंटीबॉडीज बना रहा है, तो उसकी एफिकेसी। तो एफिकेसी इसकी जो दी गई है 81% इसकी एफिकेसी बताई गई है, और लिक्विड फॉर्म में ही आती है। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है इस वैक्सीन की, वो आईसीएमआर ने भी बताया है और डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल वेरिएंट ऑफ सार्स-कोवी-2। जितने भी वेरिएंट्स हम अभी बात कर रहे हैं कि अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, ये सभी वेरिएंट्स के लिए इफेक्टिव है। तो कोवैक्सीन किसने बनाई और क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है, ये हम देख चुके। अब हम देखते हैं कोविशील्ड के बारे में। हेलो दोस्तों, तो अब सेकंड वैक्सीन है कोविशील्ड। इसके बारे में जानते हैं कि कोविशील्ड किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से बनाई गई है। तो कोविशील्ड जो है, इसका कॉमन नेम जो है या कोड नेम जो है CHADOX1N-COVID-19। यहाँ पे CS से चिंपैंजी है, एडिनो वायरस है AD से, ये इसका कोड नेम है। डेवलप्ड की है एस्ट्राजेनिका, ये कंपनी है एस्ट्राजेनिका, यूके बेस्ड कंपनी है एस्ट्राजेनिका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका ने इसको मिलकर बनाया। इसका जो फॉर्मूला तैयार किया है वो एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है। बट इंडिया में कौन बना रहा है इसको? इंडिया में इसी फॉर्मूले को यूज करके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है, ये इंस्टीट्यूट इसको यहाँ पे बना रहा है। तो जो कोविशील्ड है, सिंपल आपका जो डेवलप किया है वो एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने फॉर्मूला बनाया। बट इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में स्थित है ये इंस्टीट्यूट, ये इसको यहाँ पे बना रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, अभी जो पहली वैक्सीन हमने देखी वो पूरी तरह इंडिया में बनी, और उसमें हमने जो यूज किया था वो पूरा का पूरा कोरोना वायरस जो था उसको एज इट इज यूज किया था इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। इसमें क्या कर रहे हैं, ये वैक्सीन टोटली वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। वेक्टर बेस्ड का मतलब ये यहाँ पे ये है कि हम कोरोना वायरस को पूरे को यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कोरोना वायरस का जो मेन चीज है, उसकी स्पाइक, जो प्रोटीन्स, जो आपने उसका अभी रोज टीवी पे भी दिखाते हैं, आपने देखा होगा, उसका जो है कोरोना वायरस है बाहर की तरफ इस तरह से प्रोटीन्स निकले रहते हैं स्पाइक की तरह, उन स्पाइक प्रोटीन को हमको लेना है। तो किस तरीके से है, स्पाइक प्रोटीन को कोई ना कोई तो बना रहा होगा। एक सेंट्रल डोग्मा है हमारा, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो हम क्या करेंगे कि एक सेगमेंट ले लेंगे कि जो ये प्रोटीन बना रहा है, हम उसका जेनेटिक मटेरियल लेंगे, जो हमारा कोरोना वायरस है उसका एक जेनेटिक मटेरियल जो कि प्रोटीन बना रहा होगा, कौन सी प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, और उसको वेक्टर में, एडिनो वायरस यहाँ पे वेक्टर है, उस एडिनो वायरस में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और हमारी बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट कर देंगे। फिर देखते हैं कि किस तरीके से वो वर्क करेगा। तो वेक्टर जो हमने यूज किया, वेक्टर कौन सा यूज किया, एडिनो वायरस यूज किया। एडिनो वायरस एक सिंपल वायरस है जो बुखार वगैरह करता है, फीवर करेगा, हेडेक करता है, ज्यादा हार्ड इस तरह का कोई वायरस नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने एज ए वेक्टर यूज किया। तो पूरी की पूरी जो वैक्सीन है हमारी, ये वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। और वेक्टर में भी इस कोविशील्ड में हम चिंपैंजी एडिनो वायरस को यूज करते हैं। जो चिंपैंजी का वायरस है एडिनो वायरस, उसको यूज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि हमने एडिनो वायरस ही क्यों यूज किया, ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि एडिनो वायरस ही क्यों यूज किया। और भी इस तरह के वायरस हैं, राइनो वायरस, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इसी को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वाइड टिश्यू ट्रोपिज्म दिखाता है। वाइड टिश्यू ट्रोपिज्म का मतलब है कि हमारे अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू है, कई तरह के टिश्यू, ये सभी टिश्यू को इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए हमने एडिनो वायरस को यूज किया। तो एडिनो वायरस के पास वाइड टिश्यू ट्रोपिज्म है, इसलिए एडिनो वायरस को एज ए वेक्टर हम यूज कर रहे हैं। वेक्टर का मतलब व्हीकल है, इसके अंदर इसको डाल के हमें अंदर ये भेजना है किस तरीके से। तो कैसे करते, बनाते किस तरीके से, देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि ये भी एडिनो वायरस भी रेप्लिकेट ना करे अंदर जाके, तो उसमें 2 जीन होते हैं इसके, E1 एंड E3, इन दोनों को हम स्टॉप कर देते हैं। ये E1 और E3 जो जीन है, ये रेप्लिकेशन करते हैं एडिनो वायरस का हमारी बॉडी के अंदर जाके। तो उसके हमने पहले ये E1 और E3 दोनों के दोनों जीन जो है ये साइलेंट कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब वो अंदर जाके रेप्लिकेशन शो नहीं करेगा। अब हमें क्या करना है, हमको करना ये है कि जो, अब देखो, जो कोरोना वायरस है वो आरएनए वायरस है, उसके पास सिंगल इस तरीके से आरएनए है,
इस आरएनए को हम क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से इसको डीएनए में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो गया डीएनए में कन्वर्ट। अब जब ये डीएनए में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि डीएनए में इसका जो एडिनो वायरस है, इसके पास ये डीएनए वायरस है, ये एडिनो वायरस की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से, एडिनो वायरस की स्ट्रक्चर इस तरीके से, और इसके पास अपना डीएनए मान लिया ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड था, ऐड नहीं हो सकता था, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से सबसे पहले हमने क्या किया, SARS-CoV-2 को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर लिया। ये अब इसको इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे यहाँ पे, तो ये इसके साथ मिल जाएगा ऐसे, ये हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से मिल गया। और ये जो हमने यूज किया है, ये जो यूज किया है, ये जो जीन है ये स्पाइक प्रोटीन के जीन है। ये जो जीन यूज किए हैं दैट आर स्पाइक प्रोटीन जीन्स, जो स्पाइक प्रोटीन बनाएंगे, पूरा कोरोना वायरस नहीं बनाएंगे, स्पाइक प्रोटीन बनाएंगे। तो स्पाइक प्रोटीन के जो जीन थे, सबसे पहले आरएनए के ऊपर जो आरएनए था हमारा, उसको हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया। ये स्पाइक प्रोटीन का बनाएगा बाद में आपका ट्रांसलेशन करके, इसको हमने इंसर्ट कर दिया एडिनो वायरस में। और इस एडिनो वायरस का भी हमने एक काम किया, तो मॉडिफाइड है एक तरीके से, रिकॉम्बिनेंट भी है क्योंकि दो अलग अलग आप इसमें डीएनए ऐड कर रहे हैं, और ये आपका मॉडिफाइड भी है। कैसे? क्योंकि E1 और E3 जो इसके पास इसके जीन थे एडिनो वायरस के, E1 E3 जिसको रेप्लिकेट करते हैं अंदर ले जाने के बाद, आपने वो भी साइलेंट कर दिए। तो किया क्या है, देखो इसमें सिंपल कुछ नहीं किया है। जो SARS-CoV-2 है वो क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, आरएनए के वो प्रोटीन जो स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं वो वाला सेगमेंट हमने डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया और उसको ऐड कर दिया एडिनो वायरस में। मतलब इसको एक तरीके से हमने यूज किया है व्हीकल की तरह, ठीक है। और एडिनो वायरस क्यों यूज करते हैं बता चुका हूं कि एडिनो वायरस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वाइट टिश्यू ट्रोपिज्म इसके अंदर मिलता है। और इसको भी अप्रूव किया है DCGI ने 3 जनवरी 21 को। अब देखो क्या हुआ दोस्तों, इसका जो ये वायरस था, हमने इसको यहाँ पे ये बन चुका हमारा वैक्सीन, इससे इस वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर हमने अपने अंदर एंट्री कराई। अब इसका जो मैकेनिज्म है, मोड ऑफ एक्शन है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो ये आपको पता चल चुका कि किस तरीके से हमने इसको अंदर एंट्री कराई है। इसके अंदर जो है आपका डीएनए है, वो वाला सेगमेंट है जो स्पाइक प्रोटीन बना सकता है। तो क्या क्या है, देखो जैसे ही अंदर आएगा एंट्री करेगा, हमारी सेल, ये हमारी सेल मैंने बनाई है, ये हमारी सेल है, कोई भी एक सेल मैंने बना ली, इस सेल के ऊपर ये आया। देखो मेनली क्या है कि हमें करना क्या है कि जो ये सेल के ऊपर रिसेप्टर है, अगर इस पे हम इसको बाइंड करने से रोक दें तो फिर हमारी सेल इन्फेक्ट नहीं हो पाएगी, वो ही हमें करना है। जो एंटीबॉडीज होती है वो करती क्या है, एंटीबॉडीज यही करती है। अगर एंटीबॉडीज बनी हुई है पहले अगर हमारे पास, तो उसको आगे यहाँ पर रोक देगी, इसको आने नहीं देगी, वायरस को किसी को भी। बट अभी फिलहाल नहीं है, तो ये कैसे मोड ऑफ एक्शन कर रहा है हम वही देख रहे हैं। इसने क्या किया कि यहाँ पे रिसेप्टर होता है, इसका नाम है कार रिसेप्टर, CAR, कार रिसेप्टर। ये आया यहाँ पे, मैंने को अलग अलग दोनों दिखाए हैं, रेड और एक दिखाया मैंने ग्रीन से इसमें। तो रेड वाला जो पोर्शन है ये एडिनो वायरस का डीएनए है, और ये वाला नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है स्पाइक प्रोटीन बनाएगा, ये आपका SARS-CoV-2 का है, आपके कोरोना वायरस का है। तो जैसे ही अंदर एंट्री कर जाता है, यहाँ पे लिपिड मेम्ब्रेन होती है, इसकी चारों तरफ एक लिपिड मेम्ब्रेन लग जाएगी और ये अंदर की तरफ एंट्री कर जाएगा। इसकी एक खास बात है कि यहाँ पे एक चैनल होता है और उसमें हाइड्रोजन आयंस को अपने अंदर एंट्री कराता है। हाइड्रोजन आयंस आराम से मिल जाएंगे आपकी सेल में, साइटोप्लाज्म में। हाइड्रोजन आयंस इसके अंदर एंट्री करते रहते हैं। वो हाइड्रोजन आयन एंट्री इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे हाइड्रोजन आयन अंदर एंट्री करेंगे, पीएच इसकी कम हो जाएगी और इसके चारों तरफ जो एक होल एक तरह बन चुका है, कोट बन चुका है, ये रिलीज हो जाएगा, इसलिए एक चैनल बनता है। तो हाइड्रोजन आयंस इसके अंदर एंट्री करते रहेंगे और जैसे ही इसकी पीएच बहुत कम होगी, लो पीएच हो जाएगी, ये इसका कवर हट जाएगा। कवर हटने के बाद ये पूरा का पूरा जो आपका ये अगर इसको हम देखें, ये बाहर की तरफ रह जाएगा, ये बाहर की तरफ रह जाएगा और इसके अगेंस्ट भी आपकी एंटीबॉडीज बनेगी, बी सेल्स, टी सेल्स, इस तरीके से आएंगे, वो एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट भी बनेगी। बट अभी ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है वो अंदर चला जाएगा, हमारा ये न्यूक्लियस है, ये वाला पोर्शन इसके अंदर एंट्री कर गया। मैंने जो ऊपर दिखाया है ये हमारा डीएनए है और ये वाला जो है ये एडिनो वायरस लेके आया है, एडिनो वायरस का भी है इसमें और इसमें वो भी है जो स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि ये पूरा का पूरा जो उनका डीएनए है हमारे डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेटेड नहीं होता। मतलब कि ये हमारा डीएनए है, ये वो दो डीएनए मिलके आए हैं, एडिनो वायरस का और SARS-CoV-2 आपस में
नहीं मिलेंगे, इनकॉर्पोरेटेड नहीं होंगे। तो ये इनकॉर्पोरेटेड नहीं होते हैं, ये होता क्या है फिर यहाँ पे जब ये रेप्लिकेशन होगा इसका हमारे डीएनए का, साथ साथ उन्हीं एंजाइम का यूज करके ये भी रेप्लिकेशन करेगा अपना, और ये रेप्लिकेशन करता है तो ये एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए से कौन से प्रोटीन बनेंगे यहाँ पे, जस्ट क्योंकि आपने दिया है इसको स्पाइक प्रोटीन वाला एक पोर्शन दिया है, तो स्पाइक प्रोटीन बनेगा। ये स्पाइक प्रोटीन आपके इसमें साइटोप्लाज्म में बनके आ जाएंगे। ये स्पाइक प्रोटीन पहले सबसे पहले बाहर जाएगा, और एमएससी फर्स्ट एक रिसेप्टर है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा बाहर कि भाई इसमें बनना शुरू हो गया है। अंदर बाहर से कोई पार्टिकल आया था, उसने बनाना शुरू कर दिया, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये और जो बने हैं वो बाहर आ जाएंगे नीचे की तरफ। तो जो बाहर बन के आए हैं उनको तो वही बी सेल, इसमें प्लाज्मा जो मैं आपको बता चुका हूं, और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएंगे इसके अगेंस्ट, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज बनाती रहेंगी, बहुत सारे एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट बनाएंगी। और मेमोरी सेल क्या करेंगी, मेमोरी सेल मेमोराइज करके रख लेंगी, भाई इस तरह के कोई पार्टिकल आएंगे तो आपको एकदम इस तरीके से एंटीबॉडी बनानी है, ये देखना नहीं है कि इस तरीके से होना है, एकदम ऐसी ही एंटीबॉडीज आपको बनानी है। इसके ऊपर क्या होगा, जिसने रिप्रेजेंट किया, इस पे टी साइटोटॉक्सिक सेल्स आएंगी, और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स इस पूरी सेल को डैमेज कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर आपके पहले से वायरस आ चुका है। तो पूरी सेल ही डैमेज हो जाएगी। यहाँ डरने की बात नहीं है, पूरी सेल ही डैमेज हो गई है। हमारे अंदर बहुत सेल्स बनती रहती है, सेल डिवाइड होती रहती है, बनती रहती हैं, तो कोई बात नहीं है, ये सेल पूरी पूरी डैमेज हो जाएगी। बट एंटीबॉडीज देखो आपकी इतनी सारी बन गई है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बहुत सारी बन जाएगी, और मेमोरी भी डेवलप हो चुकी है। तो इसका मेन फंक्शन देखिए क्या हुआ, मेन फंक्शन या मोड ऑफ एक्शन जो हुआ है, हमने एक बार और मैं कुछ रिवीजन सब कर देता हूं कि हमने सिंपल क्या किया है कि इसके अंदर वेक्टर के थ्रू इसका जो स्पाइक प्रोटीन जो बनाता है, इसका जो सेगमेंट डीएनए है, उसको हमने इसमें एंट्री करा दी है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से उसकी एंट्री करा दी है। जब उसकी एंट्री करा दी अंदर आपने, वो हमारे सेल के साथ यहाँ रेप्लिकेट हुआ, एमआरएनए बनाया, प्रोटीन्स बनाई, और उन वे प्रोटीन जब यहाँ एमएससी फर्स्ट रिसेप्टर्स को शो करते हैं सेल पे कि भाई देखो अंदर कोई ना कोई चीज इस तरह की आ चुकी है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इस पूरी सेल को डैमेज करेगी। जो बाहर प्रोटीन्स आए हैं, स्पाइक प्रोटीन बने हैं, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई है। अब अगेन अगर आपके पास फिर कोरोना वायरस फिर आने वाले, यहाँ से ये कोरोना वायरस आया और इसके पास ये प्रोटीन थे, स्पाइक प्रोटीन, फिर ये किसी सेल के पास आएगा इस तरीके से, यहाँ पे फिर रिसेप्टर होगा इस तरीके से। अब क्या होगा, अब इनके पास एंटीबॉडीज बनी हुई है, वो एंटीबॉडीज आएंगी और इनको ब्लॉक कर देंगी, वो उसको उसके अंदर जाने नहीं देगी, इसको यहीं खत्म कर देंगी, क्योंकि पहली एंटीबॉडीज बन चुकी है। अब ये सेल आपकी सेफ हो जाएगी। तो जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड का आपका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये। अब तो अब देख लेते हैं दोस्तों इसकी डोज के बारे में। इसकी भी दो ही डोज हैं, जैसे कि कोवैक्सीन की थी तो दो ही डोज हैं। पहली डोज जो आपने ली उसके 6 to 8 वीक बाद, आफ्टर 6 to 8 वीक आप सेकंड डोज लेंगे। सेम फॉर्मूला है, जो फर्स्ट डोज में था वही सेकंड डोज में है। थर्ड वन, जैसा आपका एफिकेसी की अगर बात करें, एफिकेसी 71% है, और लिक्विड फॉर्म में दोस्तों आता है, और 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड वैक्सीन की बात करते हैं। थर्ड वैक्सीन है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी भी वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, पर वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो अब देखते हैं स्पुतनिक वी। तो दोस्तों तीसरी वैक्सीन जो हमारी है वो है स्पुतनिक वी। इसमें वी है, ये 5 नहीं है, कुछ इसको रोमन में 5 पढ़ रहे हैं, नहीं, ये वी का मतलब यहाँ पे वैक्सीन है। तो स्पुतनिक वी, इसका कोड नेम है गैम कोविड वैक्सीन, ये ऐसी वैक्सीन। गैम यहाँ पे गैमीलिया से लिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, अप्रूव हुई है 13 अप्रैल 2021 में। दूसरी चीज, इसका नाम स्पुतनिक क्यों रखा गया? वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट सोवियत यूनियन रशियन ने 1947 में सबसे पहला सैटेलाइट निकाला था, उसका नाम था स्पुतनिक, तो उसी के ही रेफरेंस में इन्होंने इसका नाम स्पुतनिक रख दिया है। तो स्पुतनिक जो वी वैक्सीन है, स्पुतनिक वी आपकी गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, रशिया का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने डेवलप की है। इंडिया में इसको कौन बनाएगा? इंडिया में इसको डॉक्टर रेड्डी और पेनेशिया को अभी सुनने में आ रहा है कि ये जो दो कंपनी है, और भी कंपनी है, इंडिया बेस्ड कंपनी है, वो उसको बनाएंगे। बट मेन किसने बनाया दोस्तों? गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, रशिया, स्पुतनिक वी, और इसीलिए इसका देखो कोड नेम भी GAM यहां से लिया गया है। सेकंड थिंग, ये भी वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, बट हमने अभी इससे पहले पढ़ी है कोविशील्ड। कोविशील्ड में जो वेक्टर लिया था वो एडिनो वायरस लिया, लेंगे यहाँ पे भी एडिनो वायरस ही, पर वो चिंपैंजी से लिया था। यहाँ पे जो वायरस लिया गया है वो ह्यूमन एडिनो वायरस है,
तो यहाँ पे जो एडिनो वायरस है, जो हमने यूज किया है एडिनो वायरस एज ए वेक्टर, दैट इज फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एडिनो वायरस है। यहाँ पे जो यूज किया है वो ह्यूमन एडिनो वायरस यूज किया। दूसरी चीज, दो डिफरेंस आएंगे देखो कोविशील्ड से। पहला डिफरेंस तो आपने देख लिया कि वहां पे हमने यूज किया था चिंपैंजी का एडिनो वायरस यूज किया था, यहाँ पे हम ह्यूमन का यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज कि जो वेक्टर है वो वेक्टर भी दो डिफरेंट अलग अलग तरह के वेक्टर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कि पहली डोज में वहां दोनों जो कोवैक्सिन और कोविशील्ड थी, जो दो डोज दी जा रही थी, दोनों में सेम चीज दी जा रही थी, सेम मटेरियल था। यहाँ पे वेक्टर अलग अलग है, इसका मतलब जो पहली डोज लगेगी उसमें अलग होगा मटेरियल, जो सेकंड डोज होगी उसमें मटेरियल अलग होगा। तो जो पहली डोज है उसमें जो हम वेक्टर यूज कर रहे हैं, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो सेम कोविशील्ड जैसा ही है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस वेक्टर के थ्रू हम स्पाइक प्रोटीन उसके अंदर भेज रहे हैं, और इसमें भी वही भेजेंगे, सेकंड डोज में भी वही भेजेंगे। अंतर कहां होगा वो भी बताएंगे। तो जो फर्स्ट है आपका वो आर मींस यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे एडिनो वायरस का और SARS-CoV-2 का जो स्पाइक प्रोटीन है उनको यहाँ पे मिक्स किया गया है। तो रिकॉम्बिनेंट RAD26 एक ही यूज किया जाता है फर्स्ट। तो जो फर्स्ट हमारा वेक्टर है वो है RAD से एडिनो वायरस 26, ये स्ट्रेन यूज किया गया। सेकंड में RAD5 ये यूज किया गया। यहाँ पे भी E1 और E3 जो जीन है उनको रिमूव कर दिया गया है। ये E1 और E3 जीन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये करते हैं रेप्लिकेशन एडिनो वायरस का हमारे शरीर के अंदर जाके, तो कर नहीं पाएगा क्योंकि आपने पहले रिमूव कर दिए और दो अलग अलग आपने दिए। यही स्पुतनिक वी की ब्यूटी है, ये इस वैक्सीन की ब्यूटी है। क्यों किया गया इस तरीके से? इसलिए किया गया कि जब इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि अगर हमने पहली बार जो ये डोज दी है जिसमें RAD26 हमने ये वेक्टर अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इस वेक्टर के अगेंस्ट भी तो एंटीबॉडीज बनेगी। तो इस वेक्टर के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बन रही हैं, दोबारा भी हम इसी वेक्टर के अंदर अगर हम इंसर्ट करके इसको दूसरी डोज भेज रहे हैं, जैसे कोविशील्ड में हम भेज रहे थे, तो इस वेक्टर को ही वो डिफ्यूज कर देंगी, एंटीबॉडीज वेक्टर को डिफ्यूज कर देंगी, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता सेकंड डोज का। तो इसलिए हमने दूसरा वेक्टर यूज कर लिया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज वहां पे नहीं है, तो वो जो एंटीबॉडीज नहीं है तो ये वर्क करेगा। वो आप कहेंगे फिर तो कोविशील्ड बेकार नहीं, उसमें टाइम देखो आप कितना था, उसमें टाइम 6 वीक तक, 6 to 8 वीक तक था। यहाँ पे आप 21 डेज बाद भी इसको लगा सकते हैं। दूसरी जो डोज है तो उसका बनाने का तरीका अलग है, मोड ऑफ एक्शन जो मैंने कोविशील्ड में बताया वो सेम है जैसा कि कोविशील्ड में था। तो दो हमने जो यूज किया वो इसलिए किया कि पहले के अगेंस्ट एडिनो वायरस के वेक्टर के एंटीबॉडीज बन जाएंगी पहले ही, तो वो उसको वहां से फिनिश ना कर दे सेकंड टाइम, इसलिए हमने दूसरा इसमें वेक्टर यूज किया है। अब जो देखो दो ही डोज है, पहली आपने जो डोज ली है उसके 21 डेज बाद आप दूसरी डोज लगवा सकते हैं। डिफरेंट फार्मूला है, उन दोनों में सेम फार्मूला था, इसमें दोनों डोज में डिफरेंट फार्मूला है। फार्मूला मींस वेक्टर अलग अलग है। एफिकेसी 91.6 सबसे ज्यादा एफिकेसी सी की है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, लैंसेट एक जर्नल है, लैंसेट में पब्लिश भी हुआ है। पाउडर फॉर्म में आता है, वो दोनों लिक्विड फॉर्म में ही, तो इसको फ्रीज ड्राई करके हम इसको रख भी सकते हैं। अभी स्पुतनिक जो केमिकल इंस्टीट्यूट जो बना रहा है वो ये भी कह रहा है कि इसकी हम सिर्फ एक ही डोज देंगे, वो अभी उन्होंने अपना अनाउंस किया है। तो फिलहाल तक तो पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम वही बताएंगे। तो ये 3 वैक्सीन मैंने आपको बताई, इसके साथ साथ एक मार्केट में mRNA वैक्सीन भी आ रही है। कि mRNA वैक्सीन क्या है, जो मैंने आपको कोविशील्ड वाला बताया वो सिंपल वहां से अगर आप स्टार्ट करें जहां से मैंने mRNA स्टार्ट किया था, लास्ट में mRNA से प्रोटीन बनी थी, तो सिंपल वही होता है mRNA वैक्सीन में mRNA आपने डाल दिया, उस mRNA में एक सेगमेंट होगा जो उसकी स्पाइक प्रोटीन बनाएगा, और सारा का सारा जो गेम है या जो मोड ऑफ एक्शन है वो वही रहेगा जो मैंने कोविशील्ड में आपको बताया। तो दोस्तों हमने इसमें मैंने कवर किया है, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम भी कवर किया है, जितना मैं समझा पाया आपको, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम है इम्यूनोलॉजी। दूसरा मैंने 3 वैक्सीन आपकी कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी, तीनों के मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से बनाई जा रही है वो मैंने आपको तीनों चीजें बताई हैं। और मैं लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी प्रकार से अगर आपको कहीं वैक्सीन लेनी है तो वैक्सीन जरूर लें। वैक्सीन तो आपको लेनी है, पर कोई दवाई अगर आप कहीं से ले रहे हैं, किसी से भी अपने रिलेटिव से पूछ के कोई भी दवाइयां मत लें। कोविड टाइम में जो आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है सिर्फ उसी दवाई का यूज करें, अपने आप डॉक्टर मत बने।
मुझे भी इन सब का पता है कि भाई ये किस तरीके से बनी है, क्या मोड ऑफ एक्शन है, बट डॉक्टर ही इसको देख के बताएगा कि किसके बॉडी का सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो अगर आपको वैक्सीन लेनी है, वैक्सीन कोई जो भी वैक्सीन बनी है, मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी वैक्सीन इन तीनों में से ठीक है। मैं कहता हूँ तीनों ही ठीक है, क्योंकि इस समय ये नहीं देखना है कौन सी वैक्सीन ठीक है कैसे है। वैक्सीन जो बनाई जा रही है वो आपके अंदर आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए ही बनाई जा रही है। तो वैक्सीन आप कोई भी ले सकते हैं, बट अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं कि बस सर मैं ये वाली लेने जा रहा हूँ, मुझे ये सूट करेगी कि नहीं करेगी, वो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से और अपनी पूरी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से आप सभी से ही अनुरोध करूंगा कि आप वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि एकमात्र जो इलाज है वो उसका वैक्सीन ही है। तो वैक्सीन आपको लगवानी ही पड़ेगी, और इसको रजिस्टर करने के लिए मैं इस पे मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आप जा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, अगर आपको मेरी ये वीडियो बेकार लगेगी, नहीं मैंने कुछ समझ में नहीं आया, तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, और इसमें जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, नंबर भी मेरा से मौजूद है, आप नंबर पे मेरे को, क्योंकि इस पूरी उसमें में कई सारी चीज ऐसी हो सकती हैं कि जो नहीं बताई गई हैं, क्योंकि छोटी वीडियो में हम पूरी चीज नहीं बता सकते। तो आप फोन नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और जो दो मेरी पहली वीडियो आ चुकी हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और उनको देखिए। और मेरा लास्ट में भी फिर मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से फिर बार बार आपको कह रहा हूं कि आप वैक्सीन जरूर लगाइए। जनरल अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई गई है, तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं और अपने घर में सेफ रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।